नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। शाम के 7 बजने वक्त हो चला आपके पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए प्रदेश की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर के कवायद लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में बैठकों का दौर चल रहा है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एआईसीसी के मुख्यालय में मौजूद हैं। तो दिल्ली एआईसीसी में मंथन चल रहा है। कांग्रेस के संगठन महासचिव से अहम मुलाकात की जा रही है। करीब 2.5 घंटे से तीनों के बीच में अहम बैठक इस वक्त चल रही है। वामसी रेड्डी से ये मुलाकात है। इसे काफी अहम माना जा रहा है और माना जा रहा है कि रिक्त पड़े पदों पर आज सूची जारी की जा सकती है। ये लिस्ट कभी भी आ सकती है, जिसका इंतजार लगातार कांग्रेस के खेमे में है। पहले महामंथन हुआ, महामंथन के बाद अब मंथन सूची पर हो रहा है और जल्द ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से रिक्त पड़े पदों को लेकर सूची जारी की जा सकती है। दिल्ली में इसे लेकर बैठकों का दौर है। प्रभारी रंधावा के साथ डोटासरा एआईसीसी मुख्यालय में है इस वक्त और यहां पर कांग्रेस के संगठन सचिव वामसी रेड्डी से मुलाकात कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर, क्या अपडेट है? दिल्ली से कांग्रेस में लगातार मंथन चल रहा है, सूची कब तक जारी हो सकती है? जी बिल्कुल, राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार की कवायद अब अंतिम चरण में है, क्योंकि पिछले 5 दिन से गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में है, 4 दिन से सुखजिंदर सिंह रंधावा दिल्ली में है। तो वहीं पिछले सप्ताह भी मैराथन बैठकें हुई, जिसके बाद अब एक महत्वपूर्ण बैठक राष्ट्रीय राजधानी के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के संगठन सचिव वामसी रेड्डी के साथ प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा की लगभग 2.5 घंटे तक बैठक हुई है, जिसमें अंतिम दौर में ये पूरी कवायद पहुंच गई है और संभावना जताई जा रही है कि अब किसी भी वक्त नई सूची जारी हो सकती है, नए नामों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में जो रिक्त पड़े पद हैं उसको लेकर कार्यकर्ता लगातार बाट जोड़ रहे हैं कि कब जल्द कांग्रेस का संगठन विस्तार होगा। इसी पेशकश में लगातार राष्ट्रीय राजधानी में मुलाकातों का दौर जारी है, अहम बैठकों का दौर जारी है। करीब 4:15 बजे गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस मुख्यालय वामसी रेड्डी से मुलाकात करने आए थे। करीब 5-10 मिनट तक उन दोनों की लगातार मुलाकातें कांग्रेस मुख्यालय में हो रही थी। अब गोविंद डोटासरा राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, तो वहीं प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब भवन के लिए रवाना हो गए। 2.5 घंटे का मंथन हुआ है, तमाम को लेकर एक नाम पर डिस्कशन हुआ है, क्योंकि लगातार पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था। कश्मकश 3 नामों के बीच में, कहीं कांग्रेस के प्रदेश इकाई की सहमति नहीं मिल पा रही थी, तो कहीं एआईसीसी का वीटो था। लेकिन अब तमाम पेशकश के बीच अब फाइनल हो चुकी है नाम। अब किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है और संभावना यही है कि एक सूची तो क्या माना जाए कि देखिए महामंथन हुआ और इसके बाद 2 दिनों तक लगातार ये कश्मकश और ये माथापच्ची कसरत पूरी हुई है, तो क्या माना जाए कि अब तमाम नाम एक के बाद एक घोषित कर दिए जाएंगे जो भी रिक्त पद पड़े हुए हैं संगठन में? जी बिल्कुल, अब बहुत मंथन हो गया, बहुत मंत्रणाएं हो गई, काफी बैठकें हो गई। अब सिर्फ इंतजार है कि ऐलान कब हो जाए। और जहां तक बात है, तो अब किसी भी वक्त में राजस्थान कांग्रेस के संगठन विस्तार की कवायद जो लगातार चल रही है वो अब अंतिम दौर में पहुंच गई है और अब सिर्फ ऐलान बाकी है। तो किसी भी वक्त अब नई सूची आ सकती है। क्या माने कि आखिरकार ये जो पूरी कसरत हुई है, ये जो पूरी कवायद की गई है, उसके पीछे वजह क्या है? किन बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखा जा रहा है? क्योंकि पहले हमने देखा था कि जो 55 सचिवों की लिस्ट जारी की गई थी, एआईसीसी ने उसे रोक दिया था। अब जब नाम आएंगे, लिस्टें जारी होंगी, तो वो फाइनल है। हेमंत, 55 नहीं 85 सचिवों की सूची जारी हुई थी, जिस पर एआईसीसी ने रोक लगा दी थी, क्योंकि एआईसीसी का अप्रूवल उस लिस्ट को लेकर नहीं था। प्रदेश कांग्रेस ने वो जारी कर दी थी। अब जो लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार पेच फंस रहा है, वो इस बात पर फंस रहा है क्योंकि कांग्रेस आलाकमान चुनाव के मद्देनजर कोई चूक नहीं चाहता और सोशल इंजीनियरिंग फैक्टर, दलितों को रिप्रेजेंटेशन, इसके साथ साथ माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन, युवाओं और महिलाओं को ज्यादा तवज्जो और कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं राजस्थान में, उनके धड़े से जुड़े नेताओं का एडजस्टमेंट इस सूचियों में चाहता है, संगठन विस्तार में चाहता है। इसी लिहाज से लगातार कई बार ये बैठकें राष्ट्रीय राजधानी में हुई, अभी भी बैठकों का दौर जारी है। अब लेकिन अंतिम सहमति बन चुकी है, अब फाइनल सूची भी सौंप दी गई है। आज गोविंद डोटासरा रात करीब 9:15 बजे की फ्लाइट से जयपुर रवाना हो जाएंगे। थोड़ा सा रोक रहा हूं लखवीर, बड़ी जानकारी। रंधावा डोटासरा की वामसी रेड्डी के साथ मुलाकात खत्म होने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं और रंधावा
जैसे कि सहयोगी लखवीर बता रहे थे कि यहां से निकल चुके हैं। ये बड़ी अपडेट है दिल्ली से, सहयोगी लखवीर लगातार बने हुए हैं। लखवीर, अब जैसे कि आप बता रहे थे कि जो मुलाकात थी वो अब खत्म हो गई है वामसी रेड्डी के साथ में, दोनों की मुलाकात, और ये काफ़ी अहम मानी जा रही है। और इसलिए इस लिहाज से अहम मानी जा रही है क्योंकि तमाम सियासी हलकों में इस बात को लेकर के चर्चा कांग्रेस के खानों में कि आखिरकार कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि मंथन अब पूरा हो गया है, जो कसरत थी वो पूरी हो गई है। अगर नामों का ऐलान किया जाना है उसमें तमाम चीज़ें ध्यान में रखी जा रही है कि कैसे युवाओं का प्रतिनिधित्व हो सके, किस तरीके से महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसमें हो सके, और SC/ST माइनॉरिटीज़ के नामों को भी ध्यान में रखा जा सके, उन पर भी लगातार कसरत की गई है। तो रंधावा और डोटासरा की वामसी रेड्डी के साथ जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है, और अब गोविंद सिंह डोटासरा AICC से स्टेट गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए हैं। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा भी रवाना हो गए हैं। बात करेंगे बीजेपी के खेमे की। बीजेपी में संगठनात्मक जो नियुक्तियों की गई है उसे लेकर के बड़ी जानकारी कि 4 राज्यों के चुनाव प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। राजस्थान का चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी को बनाया गया है। कुलदीप बिश्नोई और साथ ही साथ नितिन पटेल सह प्रभारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा ओम प्रकाश माथुर छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। मनसुख मांडविया छत्तीसगढ़ के सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्ति दी गई है भूपेंद्र यादव को। अश्विनी वैष्णव मध्य प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, जो रेल मंत्री भी हैं। तेलंगाना के चुनाव प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी प्रकाश जावड़ेकर को है। सुनील बंसल को तेलंगाना के चुनावों का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस तरीके से जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब दे दी गई हैं, और अब जो पार्टी है उसकी तरफ से इन जिम्मेदारियों के साथ ही संगठनात्मक नियुक्तियों को जैसे ही धार मिली है और तेजी के साथ में अब चुनाव की तरफ अग्रसर हो रही है। तो ये नाम जो महत्वपूर्ण नाम है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से राजस्थान की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर दी गई है। आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी राजस्थान चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं। कुलदीप बिश्नोई और नितिन पटेल को सह चुनाव प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी उनके साथ दी गई है। कुलदीप बिश्नोई पड़ोसी राज्य से आते हैं और लगातार राजस्थान उनका देखा हुआ है, ऐसे में सह प्रभारी के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी कुलदीप बिश्नोई को दी गई है। ओम प्रकाश माथुर को छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया गया। मनसुख मांडविया छत्तीसगढ़ के सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी के तौर पर भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी गई है, और अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं मध्य प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी होंगे। तेलंगाना के चुनाव प्रभारी के तौर पर प्रकाश जावड़ेकर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सुनील बंसल तेलंगाना के चुनावों के सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह ऐलान प्रभारियों और सह प्रभारियों का आज किया गया है, जिसमें राजस्थान की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को दी गई है। उनके साथ में कुलदीप बिश्नोई लगाए गए हैं सह प्रभारी के तौर पर, और साथ ही साथ नितिन पटेल सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। माननीय JP नड्डा जी ने भारत के जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ऐसे सभी राज्यों के पार्टी के प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की है, और उसमें मुझे खुशी है कि मेरे पर विश्वास करके मेरी राजस्थान के सह प्रभारी के तौर पर हमारे पार्टी द्वारा नियुक्ति की गई है। तो मुझे खुशी है कि राजस्थान और गुजरात हम पड़ोसी राज्य है। गुजरात का राजस्थान से बहुत पुराना नाता है। केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान के प्रभारी प्रहलाद जोशी जी को और 2 सह प्रभारी नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई जी को लगाया है, और ये तीनों की नियुक्ति इस बात को इंगित करती है कि आने वाले 2023 के चुनाव के लिए पूरी टीम तैयार है, और टीम राजस्थान के रूप में आने वाले समय के अंदर तमाम वो मुद्दे जिन मुद्दों को जनता से जुड़े हैं, सरकार जिन वादों के साथ जिन मुद्दों के साथ सत्ता प्राप्ति करके 4.5 साल तक जनता का शोषण करने का काम किया, और वो लगातार इन मुद्दों को अनदेखी करने का काम करती रही, चाहे वो संविदा कर्मियों का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे मासूम बच्चों की दरिंदगी का मामला हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी का मामला हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी, और 2023 के अंदर टीम राजस्थान के रूप में कमल खिलाने का काम करेगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब एक अच्छी खबर, प्रदेश को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल चुकी है। गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर के इस ट्रेन को जोधपुर से रवाना किया। यह वंदे भारत ट्रेन जोधपुर से साबरमती के बीच चलेगी। इसके लिए जोधपुर में भी
केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे, उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और आपको बता दें कि इसके साथ ही कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी भी देखी गई। जोधपुर में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर भव्य समारोह हुआ और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर से जुड़े, उन्होंने हरी झंडी दिखा करके इस ट्रेन को रवाना किया है। ये देश की सबसे छोटी वंदे भारत ट्रेन होगी क्योंकि अभी तक जितनी भी वंदे भारत ट्रेन चल रही है उसमें 16 कोच हैं और ये जो वंदे भारत चलेगी जोधपुर से साबरमती के बीच में, इसमें 8 कोच होंगे। 6 घंटे 5 मिनट का रास्ता ये तय करेगी जोधपुर से साबरमती के दौरान। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री क्या आज सबसे पहले देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में जिस तरह से भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना, भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प को लेकर के जो 9 साल में परिवर्तन किया और देश ने जिस तरह से इस बदलते हुए भारत को देखा है और आने वाले समय में भारत विकसित होगा, ये विश्वास जो देश के 130 करोड़ लोगों के दिल और दिमाग दोनों जगह प्रतिस्थापित हुआ है। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर, आत्मनिर्भर होते हुए भारत की तस्वीर, विकसित भारत होते हुए भारत की तस्वीर जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिस तरह से इसको लोगों ने उत्साह के साथ में लिया है, जिस तरह से लोगों ने प्रसन्नता के साथ में उसको लिया है। आप देख सकते थे जोधपुर रेलवे स्टेशन पर जिस तरह हजारों लोग उपस्थित थे। तेज बरसात होने के बावजूद भी लोग सड़कों पर बैल्कनीज में खड़े होकर के ट्रेन को निकलते हुए एक झलक मात्र देख रहे थे। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा था और जिस तरह से सामान्य लोग घरों से निकल करके यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आए थे और जिस तरह से ट्रेन की क्षमता से लगभग 4 गुना लोग आज इस रेल में उपस्थित हैं, ये इस बात का परिचायक है कि लोगों ने भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में चलने के लिए माननीय मोदी जी के आह्वान पर उनके साथ कदम ताल चलने का जो संकल्प किया है, भारत अब उससे रुकने वाला नहीं है। बदलता भारत है, बदलता जोधपुर है और योगदान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र, कितना बड़ा दिन मान रहे हैं आज ये जो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 450 करोड़ रुपए की लागत से एम्स में एक नए ट्रॉमा सेंटर को स्वीकृत किया है। विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन विकसित भारत की परिकल्पना को ध्यान रखते हुए जो बन रहे हैं, उनकी श्रृंखला में जोधपुर में नया 474 करोड़ रुपए की लागत से जो है रेलवे स्टेशन स्वीकृत किया, जिसका शिलान्यास होने वाला है। जयपुर से लेकर जोधपुर और जोधपुर से जैसलमेर तक कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, जो दिसंबर से पहले पूरा हो जाएगा। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो ये कहते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत का एक काम गिना? आज जिस तरह से देश बदल रहा है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में ऐसी चर्चाएं करने वाले लोगों को अपने आप में जो है प्रत्युत्तर देता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जोधपुर भी बदल रहा है और उसमें जो नए आयाम मिले हैं वो कहीं न कहीं मील के पत्थर साबित होंगे। वंदे भारत ट्रेन से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। और अब बात राहुल की सजा बरकरार, कांग्रेस के ललकार ये इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को झटका लगा। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। राजधानी जयपुर में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया और कहा कि वो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खास रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट का झटका, राहुल की पुनर्विचार याचिका खारिज, 2 साल की सजा रहेगी बरकरार। फैसले के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन जोरदार। बीजेपी जो अन्याय कर रही है, जुल्म कर रही है, वो चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी पर हाईकोर्ट का फैसला तो गुजरात से आया है, लेकिन जोरदार प्रदर्शन जयपुर में हुआ। कांग्रेस के दिग्गज नेता सड़क पर उतरे गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जिसमें राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया है। प्रदर्शन की पूरी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। सजा पर रोक का कोई अधिकार नहीं, सजा पर रोक से कोई अन्याय नहीं, निचली अदालत का फैसला सही। राहुल गांधी के खिलाफ कई शिकायतें, वीर सावरकर के पोते ने भी की शिकायत। दरअसल कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए ये एक बड़ा झटका है।
गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के मायने समझिए। राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार। बहाल नहीं होगी राहुल गांधी की संसद सदस्यता। सियासी तौर पर भी राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका। जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए, जिसके बाद सियासी पारा गर्म है। जयपुर में जोरदार प्रदर्शन इसकी वानगी है। ट्रेलर है आने वाले सियासी तूफान की। इससे हम और ताकत के साथ में लड़ाई लड़ेंगे और जनता में जो हमारे प्रति सहानुभूति गई है कांग्रेस और हमारे नेता के प्रति कि इनको परेशान किया जा रहा है मोदी जी और मोदी जी की सरकार के द्वारा, इसलिए हम लोग और ताकत के साथ में उभर करके ये जनता की अदालत में भी हम जीतेंगे और कानून की अदालत में भी सुप्रीम कोर्ट से हम जीतेंगे। राहुल गांधी देश की जनता की आवाज है। आप उस राहुल गांधी के लिए बात कर रहे हैं जो इंदिरा गांधी का पोता है। डीएनए क्या है? देश पर मरने मिटने का डीएनए। सच्चाई के लिए लड़ना और आगे बढ़कर जनता की आवाज को मजबूत करना ही कांग्रेस का धर्म है। कांग्रेस जिस कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दिया और देश की गुलामी से मुक्त करने के लिए अपना खून बहा दिया। इंदिरा जी इस देश पर बलिदान हो गई, राजीव जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, सरदार बेअंत सिंह हो गए। तो ऐसे में कोई कांग्रेस पार्टी डरती नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लड़ना और आगे बढ़कर देश की जनता की आवाज को मजबूत करना आता है। और हम साफ चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी जी को एक भी दिन इन्होंने जेल में रखने की साजिश की, लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस के जेल में जाने के लिए तैयार हैं। और साफ चेतावनी देना चाहते हैं कि राहुल गांधी की तरफ आपने अंगुली भी की। आरएसएस और बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से ये संवैधानिक संस्थाओं के साथ षड्यंत्र रचकर झूठे केस के अंदर जो मानहानि के केस में सजा करने का षड्यंत्र किया है, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता इसका खंडन करते हैं, हम विरोध करते हैं। जरा समझिए कि अब कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी के पास विकल्प क्या बचा है। हाईकोर्ट की उच्च पीठ के पास भी कर सकते हैं अपील। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं चुनौती। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशंस कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके अगले दिन यानी कि 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी, जिसके बाद राहुल ने सूरत कोर्ट में फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि जब आपस में भिड़ गए पार्षद तो क्या हुआ। Channels, 15 languages. All poor friendly schemes we are started to doing it. It is reaching it to the common people of Rajasthan. Therefore, we are very sure that Rajasthan is going to be win by the Congress party. One more issue we have decided to elect about the candidate selection. Candidate selection will be on the winnability basis. We are conducting several surveys. On the basis of winnability only, we will select the candidate, but it will be advanced. September 1st week, ma'am, we will decide the candidate. We will announce the candidate. This is quite advanced announcement, going to be a quite advanced announcement. Therefore, today meeting was very important and very fruitful and very successful. I know you are all interested that how Rajasthan, what is going to be happen after Chhattisgarh. This is the 5th meeting actually. In the history of Congress, we have doing this type of advanced homework for election preparation. Is in the past. We have done Madhya Pradesh meeting, we have done Chhattisgarh meeting, we have done Telangana meeting, we have done Mizoram meeting. Today, last meeting of Rajasthan, we have, all the 5 state election preparation meeting is over.
Now election campaign is going to be start without any delay. Therefore, we are in full form to defeat BJP in all the states. हमारा हिस्ट्री आपको मालूम है. We never announced the chief minister candidate, but we will fight together in the election. There is a government, good government is there. Government is doing very good calm. Therefore, that calm will give a result. That work will give a result. That is a general thing. Not only Sachin's thing. Sachin raised some of the things, but it is a general apprehension of the people of Rajasthan. Now, we have taken two major decisions yesterday. I think you are very, very. UPSC nomination के लिए, RPSC nomination के लिए, राजस्थान Public Service Commission nomination, board nomination के लिए, we are going to fix a good criteria. New legislation is coming for that. Yesterday, Chief Minister tweeted हो गया. Then question paper leakage was a big issue. Not only Rajasthan, everywhere it is happening, question paper leakage. But we have to control it. There were big punishment. Those who are guilty on this question paper leakage, there will be a big punishment. That new legislation is also going to come in the next session of the Rajasthan. Therefore, generally there is an issue. Therefore, these issues will be addressed cleverly. Sachin Pilot also, आज का मीटिंग में था. He spoke very well in this meeting with unity. He also told the meeting that he is also very confident that we are going to win that state. We will fight unitedly. And party decided that today onwards, everybody should follow strict discipline in the party. Whatever issues are there, they have to discuss inside the party. Outside the party, nobody has the freedom to poke inner party politics, whether it is against the government or against the party. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चुनावी साल में लोगों तक पहुंचने के लिए प्रदेश की सरकार ने कई घोषणाओं का ऐलान किया। लोगों तक इसका फायदा कैसे पहुंचे, इसको लेकर के भी लगातार काम किया। लोगों तक इन योजनाओं का प्रचार करने के लिए अब सरकार ने लाभार्थियों को ही साधा है। इसके लिए सरकार अब अपनी योजनाओं के कॉन्टेस्ट करवा रही है और जनता को इनाम भी बांटेगी। वीडियो कॉन्टेस्ट के जरिए हर दिन 2,75,000 रुपए के नकद पुरस्कार बांटे जाएंगे। वहीं सरकार की इस योजना को लेकर के बीजेपी ने सवाल भी उठाए हैं। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए एक जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट शुरू किया है। इसमें रोज के रोज पुरस्कार दिए जाएंगे। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वीडियो संदेश के जरिए दी। उन्होंने कहा, महंगाई राहत कैंप के जरिए प्रदेश के 1,80,00,000 परिवारों ने अपना पंजीकरण करवाया है। योजना का लाभ आम आदमी को मिल रहा है कि नहीं, इसका जायजा लेने के लिए सीएम ने शिविरों के अवलोकन के लिए 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की है। सीएम के मुताबिक प्रदेश में 15 लाख परिवार ऐसे रह गए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इनको जोड़ने का काम भी इस प्रतियोगिता के जरिए होगा। ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है, 15 लाख परिवार बच गए हैं, उनको जोड़ने का काम भी इसके माध्यम से हो सकेगा। योजना के तहत अब जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है, जिसमें आम जन भाग ले सकेंगे। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट में प्रतिदिन 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए का होगा, दूसरा पुरस्कार 50,000 रुपए और तीसरा पुरस्कार 25,000 रुपए का होगा। इन तीनों पुरस्कारों के अलावा हर रोज 1,000 रुपए के 100 प्रेरणा पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस वीडियो कॉन्टेस्ट में सरकार की 10 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में सवाल होंगे। कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए लाभार्थी को खुद का या महंगाई राहत कैंप के लाभार्थियों से 10 प्रमुख योजनाओं पर सवाल जवाब करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर सरकार को टैग करते हुए अपलोड करना होगा। पोस्ट करने के बाद एक जूरी कॉन्टेस्ट के सर्वश्रेष्ठ विजेताओं का सिलेक्शन करेगी। मेरा मानना है कि ये प्रतियोगिता अपना में बहुत महत्व रखती है। सोच समझ के इसको प्रारंभ किया गया है। मुझे आशा है कि आप लोग अपना मोबाइल उठाएंगे और वीडियो बनाएंगे और भेजेंगे, जिससे कि आपको इनाम जीतने का अवसर मिल सके। इधर सीएम के जन सम्मान कॉन्टेस्ट की लॉन्चिंग के साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा।
बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि क्या राज्य सरकार योजनाओं को धरातल पर उतारने में असफल रही है, जिसके बाद इस प्रकार से कॉन्टेस्ट लॉन्च करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहे कितना प्रयास कर ले, कांग्रेस वापस रिपीट नहीं होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने आप को जादूगर कहते हैं और जादुई कला हमेशा दिखाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्या सरकार का अब यही काम हो गया कि ऑनलाइन गेमिंग करे, सरकार की योजनाओं के बारे में बता दे और फिर उसके बाद में सरकार निर्धारित अमाउंट देने का काम करेगी कि कौन कितनी जानकारी देता है? क्या सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पे उतारने में असफल रही है, इसलिए इस तरीके की गेमिंग की प्लान कर रहे हैं? चाहे जितना प्रयास सरकार कर ले, लेकिन 2023 के अंदर सरकार की पुनरावृत्ति किसी कीमत के ऊपर भी नहीं होगी। ये पहला मौका है जब सरकार इतने बड़े पैमाने पर योजनाओं का प्रचार करने के लिए वीडियो कॉन्टेस्ट करवा रही है। चुनावी साल में जनता से प्रचार करवाने के इस तरीके की खूब चर्चा हो रही है। द्वार द्वार पहुंचने की सरकार की कोशिश है। ऐसे में देखना होगा कि क्या ये योजनाएं वोट में भी तब्दील हो पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 33 जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में। If anybody spoke